गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। वॉइस इज क्लियर? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून सर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लियर कर चुके थे, कंप्लीट कर लिया था। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का थोड़ा सा बचा हुआ था उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके हम 200 स्लाइड के क्वेश्चन दे देंगे, एक साल खुद कर देंगे, एक आप लोग कर लीजिएगा। उस दिन हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक फार्मूला पॉपुलेशन ग्रोथ का ये वाला n at टाइम t + 1 इक्वल टू nt b + i - d + e। इसको बीड़े भी याद कर सकते हो। ठीक है, b क्या होता है? बर्थ। i क्या होता है? आई माइग्रेशन। d क्या होता है? डेथ। एंड e होता है ई माइग्रेशन। नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, आई माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। राइट, तो जरा बताइए n at टाइम t + 1 इक्वल टू nt। ये तो आपको फार्मूला सबको याद रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर कोई न्यू कॉलोनी बनी, नई कोई कॉलोनी बनी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? नेटिलिटी की आई माइग्रेशन? इमिग्रेशन। क्या होता है? आई माइग्रेशन बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन नेटिलिटी। ये पॉइंट याद रहना चाहिए जब कोई न्यू कॉलोनाइजेशन होता है। ठीक है, एक बार सिंबल भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ये जो नेटिलिटी है, ये देखो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन, जैसे मान लीजिए 2020 में पॉपुलेशन कुछ रही होगी, वो क्या हो जाएगा? NT। अब 2021 में क्या पॉपुलेशन अगर हमें कंक्लूड करना होगा तो कैसे हो जाए? n at टाइम t + 1 इक्वल टू NT, यानी 2020 की पॉपुलेशन प्लस कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग आए एक साथ, कितने लोग मर गए, कितने लोग चले गए, एक साथ घटा देंगे, आ जाएगा तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भैया ग्रोथ मॉडल में दो आता है, एक आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कब होगा? जब रिसोर्स आपका कैसा होगा? लिमिटेड की अनलिमिटेड होगा? अनलिमिटेड होना चाहिए। तो रिसोर्स मतलब रिसोर्स में सिर्फ खाना नहीं आता, फूड एंड शेल्टर दोनों आता है। यानी फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन की एक ग्रोथ जो हो, मतलब इनॉर्मस होनी चाहिए, उसके लिए पहली बात तो आपको रिसोर्स ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्स आपका अनलिमिटेड है ही नहीं। आइडली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection। एक क्वेश्चन ये भी मिलता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने बनाया था? डार्विन। ये भी पॉइंट अच्छा रहा आपके लिए। The population grows in an exponential or geometric fashion, और इसके लिए आपका इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड द बर्थ रेट्स। अच्छा एक बात बताइए, बर्थ रेट और नेटिलिटी में क्या डिफरेंस है? नेटिलिटी टोटल बर्थ है इन अ गिवन टाइम पीरियड, जबकि जो आपका बर्थ रेट होगा ये स्मॉल बी वाला, ये कैपिटल बी वाला है नेटिलिटी, और जो स्मॉल बी वाला होता है ये पर कैपिटा यानी पर हेड देखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो नेटिलिटी या आई माइग्रेशन या मोर्टेलिटी लिखा जाता है, ये जो कैपिटल वाला होता है वो टोटल ओवरऑल की बात करते हैं, जबकि स्मॉल वाले होते हैं ये पर कैपिटा होते हैं। सपोज दैट कि अगर किसी पॉन्ड में आपका
2000 पौंड में लिटी 20, 2021 में पॉपुलेशन हो गई 28, इसका बी बताइए, यानी स्मॉल बी पर कैपिटा बर्थ क्या होगा बताइए। बोलिए। दो 2020 में लोटस की पॉपुलेशन थी 20, 2021 में बढ़ के 28 हो गई, तो स्मॉल बी क्या होगा? 8/20। यस, तो 8 बड़े हैं, प्रीवियस पॉपुलेशन कितना थी 20, तो कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, इसी पर कैपिटा डेथ एंड बर्थ रेट्स को अगर हम घटा देते हैं तो उस पॉपुलेशन की रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज निकल के आती है, दैट इज आर वैल्यू। आर क्या हो जाती है? बी माइनस टी। आर क्या हो जाता है? बी माइनस टी। आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा ही होगा, तो डी एन अपॉन डी टी, यानी कि स्मॉल ग्रोथ पर यूनिट स्मॉल टाइम, ये किस पे डिपेंड करेगी? आपकी डी माइनस डी इंटू एन। और इसको अगर निकालोगे तो डी एन अपॉन डी टी, डी माइनस डी आर होता है, तो क्या हो जाएगा? आर एन। ये फार्मूला निकल के आता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। R in this equation is called the intrinsic rate of natural increase। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें जो होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों मेन रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। सिर्फ बायोटिक नहीं, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक दोनों फैक्टर। आर वैल्यू कुछ दिया गया है, एक आर वैल्यू नॉर्वे रेट का है 0.015, फ्लोर बीटल का है 0.12 एंड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया 1981 का है 0.0205। ये डाटा आपको याद भी रहता है, एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अगर हम लोग इक्वेशन बनाया जाए तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ई के पावर में आता है, तो एन एट टाइम टी इक्वल टू एन नॉट, यानी कि इनिशियल ग्रोथ डेंसिटी पॉपुलेशन की, ई टू द पावर आर टी। एन टी की वैल्यू हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, और आर हो जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई होता है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। और आपको पता होगा यही क्वेश्चन आया था 2021 में, सिंपल सा पूछा था व्हाट इज ई। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, पूछा जा सकता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का कभी कभी पूछता है कि इक्वेशन का शेप कैसा बनेगा। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम से अगर दें तो इसमें शेप कैसा आता है? देखिए शेप कैसा आ रहा है? जे शेप। जे शेप। एक कर्व भी पूछा जा चुका है, जे शेप्ड कर्व। लेकिन आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ समय तक हो सकती है, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब स्पेस और फूड, यानी फूड और रिसोर्सेज जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? लिमिट हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तब उसके बाद आपको वो ग्रोथ क्या नहीं रुकनी चाहिए। तो नेचर में आपका कौन सा ग्रोथ ज्यादा पॉपुलर होगा? एक्सपोनेंशियल की लॉजिस्टिक? कहते हैं लॉजिस्टिक, राइट। ये जो आपका दूसरा बी वाला फिगर है, ये आपका लॉजिस्टिक का ग्रोथ है, और शेप कैसा? एस शेप या सिग्मॉइड, सिग्मॉइड या एस शेप्ड। और इसमें ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि इसमें कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि भाई एक जैसे मान लीजिए आप कहीं पे रह रहे हो, कानपुर में हम लोग रह रहे हैं, तो कानपुर की भी एक पॉपुलेशन को कैरी करने की क्षमता है, वो क्या कहलाएगी? उसकी कैरिंग कैपेसिटी। अगर उससे ज्यादा होगा तो मारपीट झगड़ा लड़ाई सब हो जाएगी, मतलब कि फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब एक लिमिट के बाद जब पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी, वहां बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी के वैल्यू, लिमिट लग गया है। इसके लिए जो फार्मूला बनता है, यहाँ पे बनता है dn अपॉन dt इक्वल टू rn। एक तो एक्सपोनेंशियल था, इसमें लिमिट लग जाता है k माइनस n अपॉन k।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट। कैसे याद करोगे? Rn कनक करके याद कर सकते हो, K माइनस एन अपॉन के, ठीक है। अब कहा गया कि इसमें देखो सिग्मॉइड आया, एस शेप देखो कई जगह आया है। एक तो आया है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ में, एक आया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आया है, और एक तो आपका यहाँ होगा पॉपुलेशन डेंसिटी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एस शेप्ड आपका इसमें आते हैं कर्व, ये याद रखिएगा। फिर एक्सपोनेंशियल का जो होता है कि कहते हैं कि ये कैसे भाई एक्सपोनेंशियली ग्रोथ को कैसे मुश्किल माना जाता है, तो आपको पता होगा कि एक यहाँ पे राजा वाला कहानी लिखी है, बकवास की बातें हैं, आप लोगों को पता है पहले से कि एक राजा के मिनिस्टर था, बहुत चालाक था, ठीक है। उसके बाद चेस गेम हो रहा था, तो उनमें क्या हो रहा था कि एक बंदा आया, उसने कहा कि हमें बस कुछ मत दीजिए, जो चेस के खाने हैं, एक खाने में अगर एक दाना रख रहे हैं, दूसरे में उसका डबल रखते जाइए। तो राजा हंसने लगा कि चेस में खाने कितने होते? टोटल 64। एक में रखा आपने क्या, पहला दाना, तो दूसरे में कितना रखोगे? दूसरा। तीसरे में कितना रखोगे? उसका डबल 4। चौथे में कितना? उसका डबल 8। तो शुरू में तो लगेगा कि मजाक है, ऐसे जाओगे 10 तक जाओगे तो 1024, लेकिन जब 30 खाना जाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 बिलियन। समझ रहे हो? तो 64 खाने में सोच लो क्या हो सकता है। इस वजह से एक्सपोनेंशियल में आपका फूड और स्पेस हमेशा क्या हो जाते हैं? अनलिमिटेड नहीं रहते। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्रम में कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, याद रखना है आपको। और इसका पूरा नाम था वर्लहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। फार्मूला याद होना चाहिए, dn/dt अपॉन Rn, k माइनस n अपॉन k, n is population density at time t, r intrinsic rate of natural increase and k is carrying capacity। अब एक फार्मूला बनता है, जरा देखना कि when value of n is greater than k, तो क्या होगा? ग्रोथ कैसी होगी? पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो होगी? नेगेटिव होगी सर। इस फार्मूला का अगर हम लोग देखो ऐसे निकले तो ये कैसे लिखा जाएगा? dn/dt इक्वल टू Rn 1 माइनस n/k है, ये तो। अब जरा देखो n की वैल्यू बड़ी है, यानी कि क्या हो गया? न्यूमरेटर बड़ा है, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अगर n क्या हो जाए? लेस देन k हो जाए, तब क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर आपका क्या हो गया? कम हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा। तो लेस देन 1 हो जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, और बराबर हो जाए n इक्वल टू k, तो 1 माइनस 1 ये सब जीरो हो जाएगा। यानी ग्रोथ कैसा हो जाएगा? सिम्टोट की एसिम्टोट। ग्रोथ इज एसिम्टोट। ये बात समझ में आई? सिंपल सा है, 1 माइनस n/k करके करोगे तो आ जाएगा। सर ये सिम्टोट क्या है? एसिम्टोट मतलब ग्रोथ हो, अरे भाई जब जीरो हो गया तो कोई ग्रोथ ही नहीं दिखेगी आपको। ए एन की वैल्यू समझ भाई, एन इज ग्रेटर देन के, ग्रोथ कैसी हो गई? निगेटिव। एन इज लेस देन के, एन के से कम हो गया, तो यानी जब कम और डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यू लेस देन 1, तो 1 माइनस लेस देन 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलो भाई क्लियर हुआ तो बोलो। यस सर। बोलो बोलो बोलो। चलो, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, हाँ ये इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हो। सर आपका वॉइस बहुत चलिए लैग देखते हैं कर क्या रहा है, है। ज्यादा लैग कर रहा है? नहीं सर, बीच बीच में। देख लो, अगर चल जाए काम तो बताओ, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ। अ पार्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। अच्छा एक बार बताइए, हमने यहाँ पे दो बताया था, एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ में खाली एक बार ब्रीड करते हैं, यानी कैसे हो गए? मोनो। तो वो क्या बोलते थे?
जो एक बार ब्रीडिंग करेंगे, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उनमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। एग्जांपल याद कर सकते हो तो पैसिफिक सैल्मन, बैम्बू तो आपको याद था। और जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये क्या होंगे, मल्टी टाइम ब्रीडर होंगे, यानी पॉलीकार्पिक टाइप के, तो हो जाएगा मोस्ट बर्ड एंड मैमल्स। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो ऑफस्प्रिंग होता है उसका साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होगा तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ऑयस्टर और पेलाजिक फिश हो जाएगा। और अगर जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान है, उसकी साइज बड़ा होगा, तो साइज बड़ा होगा तो नंबर क्या होंगे, कम होंगे। जैसे हमारे में ह्यूमन के बच्चे क्या होंगे, 1 या 2। तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल का कम होता जाएगा। एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन 2021 में इससे क्वेश्चन आया था, तो हमेशा हमको यहीं से पढ़ना चाहिए। अगर एक स्पीसीज बेनिफिटेड है और दूसरी भी बेनिफिटेड है, दोनों में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या हो गया, 100%। 100% मतलब जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, राइट, दैट इज म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन, कंपटीशन आपको पता होगा कि दोनों निगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 लोग कंपीट करेंगे साथ साथ और सेम चीज के लिए, तो दोनों को नुकसान होगा। सपोज दैट 2 दुकानें हैं परचून की, दोनों ने कंपटीशन कर दिया सामान बेचने के लिए। एक ने अपना पैसा कम किया, दूसरे ने और कम कर दिया, तीसरे ने अपना कम किया तो फिर और कम कर दिया। तो धीरे 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 प्राइस क्या हो जाएगा, इतना कम कर देंगे दोनों कंपटीशन की वजह से कि दोनों क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रेडेशन में शेर और बकरी, बकरी मरी उसको नुकसान, शेर ने खाना खाया उसको फायदा। पैरासिटिज्म में तुम्हारे सर पे जुए, तो हेड लाइस को नरिशमेंट मिला तो उसने क्या कर दिया, खाना खाया। हेड लाइस को नरिशमेंट मिल गया, लेकिन हमको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो पैरासिटिज्म में प्लस और माइनस। कमनसालिज्म, कमनसालिज्म में एक को बेनिफिट, दूसरे को ना तो नुकसान ना तो बेनिफिट। और अमनसालिज्म में एक को हार्म और दूसरे को नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। और 2021 में अमनसालिज्म का, 2020 में अमनसालिज्म आया था। पेनिसिलिन और बोथ द, अब एग्जांपल तुम्हें भैया ये तो तुम लोगों को पता ही रहता है। प्रेडेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेडेशन में ये याद कर सकते हो कि प्रेडेशन क्या करता है, हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी फिक्स होती है उसको ट्रांसफर करने का एक मेथड है। जैसे सपोज दैट प्रोड्यूसर यानी प्लांट के लेवल पे आपका जो एनर्जी फिक्स थी सन की, उसको आगे बढ़ाने का काम किया हर्बीवोर। तो हर्बीवोर भी एक प्रकार के क्या है, प्रेडेटर है। हर्बीवोर को किसने ईट किया, कार्निवोर्स ने, वो भी क्या हो गया, एक प्रकार के प्रेडेटर हो गए। इसका मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को जो ट्रांसफर करने में कौन हेल्पफुल होते हैं, प्रेडेटर्स। और याद कर लेना जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ऑल, एक लाइन बन सकता है, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रेडेटर्स, चाहे वो प्लांट को खाए चाहे एनिमल को। ये लाइन देखो लिखा है ना, besides acting as a conduit for energy transfer across trophic level, predators play very other important role। प्रेडेटर और भी अदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, ये इंपॉर्टेंट है, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। देखो एक प्रेडेटर क्या चाहेगा कि जो प्रे की पॉपुलेशन खूब फले फूले, तभी अच्छे से खाएं उसको। और लेकिन वो प्रे की पॉपुलेशन को क्या करता है, अंडर कंट्रोल भी रखता है। और प्रे क्या चाहता है कि प्रेडेटर ना रहे। सपोज दैट आपका एक ग्रासलैंड था, वहां पे डियर थे, हिरन था और लायन थे। लायन क्या चाहेगा, डियर अच्छे से फले फूले हैं ताकि इनको हम खाते रहें आराम से, हमारी जिंदगी मस्ती से चलती रहे, ठीक है। डियर क्या खाएगा, ग्रास खाएगा। यहाँ पे डियर क्या चाहेगा कि ये लायन हट जाए यार, हमको मार के खा जाते हैं। तुम भी क्या चाहोगे, यही कि यार शेर क्या करता है, डियर खा जाता है। तो तुमने सोचा कि चलो यार हम क्या करें, इन हिरणों को बचाते हैं। तो यहाँ पे 10-12 शेर थे, सारे शेर को तुमने वहां से हटा दिया, प्रेडेटर हटा दिया।
अब बताओ क्या ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम सरवाइव करेगा कि खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे लैंड को हटाया, अब डियर को कोई नुकसान नहीं, इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और जब इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लोड होगी तो आपको पता होगा यहाँ पे इनको रहने के रिसोर्स की कमी होने लगेगी, ग्रास की कमी होने लगेगी। इनके आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा और हो सकता है कि कंपटीशन इतना इंटेंस हो कि ये सब क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, मतलब ये पूरा पूरा इकोसिस्टम सरवाइव ना कर पाए। तो प्रेडेशन क्या करता है? प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, जिसके कारण से आपस में इनमें कंपटीशन ज्यादा ना हो। एक एग्जांपल था ऑस्ट्रेलिया का 1920s के शुरुआत में, वहां पे प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था और वो पूरा ऑस्ट्रेलिया में हर जगह फैल गया था और वहां पर उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। फिर बाहर से उसका कैक्टस ईटिंग एक मॉथ होता है, प्रेडेटर होता है, उसको लाया गया। सर आपकी तो वॉइस जैसे ही बहुत कैक्टस वॉइस लैग कर रही है सर आपकी। सबको लाइक कर रही है, अभी भी कर रही है। सर अभी नहीं कर रही है, बीच बीच में बहुत ज्यादा कर रही है। ठीक है, हमको इन्फॉर्म कर दें, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा हम दूसरे जगह पे हैं। ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator moth को जब वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया तब वो क्या होगा, प्रे जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, अंडर कंट्रोल हो गई। ठीक है, इसके बाद ये वाला लाइन याद करना होगा आपको, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक। ये आप लोग भूल जाते हो, पूरा लैंग्वेज याद होनी चाहिए। रॉकी इंटरटाइडल एरिया कहाँ का? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। वहां पे एक स्टार फिश था, पिसास्टर, एक स्टार फिश है यानी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर था। एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां से पिसास्टर को हटा दिया गया, चलो यार ये प्रेडेटर हटा देंगे, यहाँ की मछलियां आराम से जिंदा रहेंगी। तो कहते हैं कि साल भर के अंदर more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition. आपस में कंपटीशन से मर गए कितने? 10 से ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज डिसास्टर को हटाने से, यानी प्रेडेटर का रोल दिखा रहा है। ये लाइन याद होना चाहिए, इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट and over exploit its prey, then the prey might become extinct and following it. The predator will also become extinct for lack of food. जैसे अब वही मैंने बोला कि अगर प्रेडेटर जो होता है, देखो शेर तभी शिकार करता है जब वो भूख लगी होती है। ऐसा नहीं कि सामने से कोई हिरन गुजर रहा है उसको निपटा दे। कब मारेगा? जब उसको भूख लगी होगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ऐसे ही मारते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए खाना ही नहीं बचेगा। This is the reason why predators in nature are prudent. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. भाई जो डियर है उसको भी बचना होगा, या जो भी मान लो वो लोग तो भागने वाले होते, वो भागना सीख गए हैं एनिमल, लेकिन प्लांट तो भाग नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को कुछ कांटा उटा बना लेगा। और जो बहुत तेजी से नहीं भाग लेंगे वो छिपना सीख जाएंगे, जैसे कि सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स are cryptically colored यानी camouflage to avoid being detected easily by the predator. आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो भैया एक तुमको एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं, मोनार्च बटरफ्लाई और वाइसराय का। वाइस रॉय बटरफ्लाई और मोनार्च बटरफ्लाई का। ये जो मोनार्च बटरफ्लाई थी ये डिश टेस्टफुल होती है, मतलब खाने में कैसी होती है, बहुत कड़वा होता है। प्रेडेटर जान तो खाएगा नहीं इसको, जब टेस्टी नहीं तो खाएगा क्यों? और टेस्टी टेस्टी कौन होती थी? वाइसराय बटरफ्लाई, यम्मी।
तो आपको पता है कि वायसराय अगर प्रेडेटर देखा दौड़ा के पकड़ेगा, खा जाएगा इसको, लेकिन मुनार को नहीं खाएगा, यार मत खाओ यह बहुत। और प्रेडेटर क्या था? बर्ड था। तो वायसराय जान तो क्या करता है, अपने आप को बना लेता है कैसा? मोनार्च के जैसा। तो वायसराय देखने में कैसा हो जाता है? मोनार्च के जैसा। इतना मॉडिफिकेशन लाया। तो अब प्रेडेटर जो होगा यानी बर्ड होगा, वो सोचेगा ये मोनार्च है, लेकिन है क्या? वायसराय। द मुना, ये तो देखो तुम्हारा मिमिक्री का रोल हुआ, ठीक है। अब मोनार्च बटरफ्लाई ने कोई केमिकल अपने बॉडी में रखा होगा जिससे खाने से क्या होगा? टेस्ट नहीं होता होगा। तो द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। और ये केमिकल कब आता है? इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस फीड। जब कैटरपिलर स्टेज में आपको पता होगा वो अपने चारों तरफ फाइब्रस ककून बनाता है, तो ककून बनाने के समय बहुत तेजी से फीड करता है। तो जिस वीड पे फीड करता है वो पॉइजनस होता है, तो पॉइजन उसके बॉडी में चला जाता है, जिसको कोई खाएगा तो टेस्टफुल नहीं रहेगा, डिसटेस्टफुल रहेगा। ये पूरा याद होना चाहिए आपको। फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स। प्लांट के लिए हर्बीवोर्स प्रेडेटर होते हैं, और नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफैगस। यानी कि जितने भी इंसेक्ट हमें पता है उनमें से लगभग 25% फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। यानी फाइटोफैगस मतलब क्या होगा? प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट पार्ट पे फीड करते हैं। द प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज, अब प्लांट के लिए बताओ प्रेडेटर से बचने के लिए प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाग नहीं सकते। अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, सो दैट प्लांट्स therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical differences। तो भैया देख लेना, एक मार्फोलॉजिकल की कैटेगरी में आएगा और एक केमिकल की आएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है घुमा के पूछ ले, यहाँ पे पूछे मार्फोलॉजिकल और बता दो तुम केमिकल वाला। डिफेंस तो सब है, प्लांट में अलग है और एनिमल में भी अलग है, याद रखना, यहाँ बनता है। तो थॉर्न्स में आपको पता होगा अकेसिया और कैक्टस में क्या आते हैं? कांटा, बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, are the most common morphological means of defense. Many plants produce a store chemical make them herbivores sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनमें केमिकल पाए जाते हैं जिसको खाने से हर्बीवोर बीमार पड़ जाते हैं या तो उनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैलाट्रॉपिस आपने देखा होगा, कैलाट्रॉपिस आपको पता ही होगा कि ये अबंडोन्ड फील्ड में, यानी कि आपका खुली जमीनों पे ऐसे छूटे हुए जगह पे पड़ी रहती है, लेकिन कोई भी हर्बीवोर यानी कैटल जाके उसको खाता नहीं है। तो इसके क्या पाया जाता है? ये आ चुका है आपका हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंड दैट इज व्हाई अगर खाएंगे तो एनिमल्स को बहुत नुकसान हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन द प्लांट। A wide variety of chemicals, substances that we extract from plant on a commercial scale, ये आ चुका था 2021 में। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, ओपियम etc. are produced by them actually as defense against ग्रेजर एंड ब्रॉजर्स। और याद रखना है प्लांट को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स, ना कि कार्निवोर। तो हर्बीवोर के खिलाफ करेंगे। निकोटीन आपको पता होगा निकोटियाना टैबेकम से निकलता है, कैफीन कैफिया अरेबिका प्लांट से निकलता है, क्विनीन निकलता है कहां से जरा बताइए? सिंकोना ऑफिसिनेल। स्ट्रिक्नीन निकलता है स्ट्रिक्नोक्स नक्स वोमिका से, और ओपियम निकलता है पेपावर सोमनिफेरम से। सबको पता है कि लिख दें? लिख दीजिए निकोटियाना। सर लिख दीजिए। ये स्टाइक्रीन क्या चीज से बोले सर? निकोटियाना टोबैकम, ये तो सबको पता होगा। सर इसका नहीं याद रहता है जो STRYCHNINE है। कैफिया अरेबिका, सिंकोना ऑफिसिनेल, स्ट्रिक्नोस उसी के नाभि पे है, स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका,
ओपियम पेपावर सोमनिफेरम। Competition. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. ये याद रखिएगा, interspecific competition एक organic evolution में potent force था। अब कहते हैं competition किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखना, चाहे related हो species, चाहे नॉट रिलेटेड यानी अनरिलेटेड हो, रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो, कंपटीशन इज देयर। बस खाली एक चीज होना चाहिए, रिसोर्स सेम होना चाहिए। रिसोर्स शुड बी सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली रिलेटेड स्पीसीज में होता है। जैसे एनिमल में मान लो जैसे ह्यूमन हो गया, तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन ह्यूमन का ही कंपटीशन होता था। हो सकता है ह्यूमन का लायंस हो, अगर हमारा रिसोर्स क्या हो, हम जंगल में रहें और हम भी डियर को खाएं, वो भी डियर को खाए। कहने रिसोर्सेज शुड बी सेम, रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल था, साउथ अमेरिकन लेक्स में एक बर्ड था फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बर्ड है और वहां पे मछलियां हैं, फिशेस। तो भाई कहाँ बर्ड कहाँ मछली, इसका ये हवा में है और ये क्या हो गया वहां पे रहने वाली मछलियां। लेकिन इनका कॉमन फूड क्या था, जू प्लैंक्टन। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि रिसोर्स सेम था, इस वजह से इनके बीच में कंपटीशन होगा कि नहीं होगा। बोलिए। सर होगा। हाँ तो बोल क्या नहीं रहो तुम लोग। एक कंपटीशन होता है इंटरफेरिंग कंपटीशन, मतलब ये फर्जी का है, मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो आ जाएगा तो इंटरफेयर करेगा। सपोज दैट आपका गैलापागोस आइलैंड ले लो। गैलापागोस आइलैंड पे आपको पता था वहां पे बड़े बड़े कछुए रखते थे, उनका नाम क्या था, अबिंगडन टॉर्टवाइज। तो अबिंगडन टॉर्टवाइज, और वहां पे गोट को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो बताओ कौन बहुत तेजी से घास को खा सकता था, तो अबिंगडन टॉर्टवाइज जो थे थोड़े स्लो थे, और गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंट क्या था, बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत तेजी से ब्राउज कर सकता था। तो जाहिर सी बात है, मान लो जहां टॉर्टवाइज मुंह घास पे लगाने गए तब तक बकरी चर के निकल गई, ये बेचारे तो भूखे मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसके बाद आपका एक और कंपटीशन देखा गया था, बैलेनस एंड कैथोमुलस। ये क्या थे बेटा, बार्निकल थे। तो जरा बताइए बैलेनस बड़ा होगा कि छोटा होगा। बड़ा। बड़ा होगा, तो बड़ा ही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और कैथोमुलस क्या होगा, छोटा होगा, CH है। छोटा क्या होगा, बेचारा डर के रहेगा। तो याद रखिएगा, बैलेनस डोमिनेट्स ओवर कैथोमुलस, ये भी याद रहने चाहिए। और आपको पता होगा कंपटीशन में हार्बीवोर्स और प्लांट और कार्निवोर में सबसे ज्यादा नुकसान किसको है। कार्निवोर। कार्निवोर का नुकसान। अच्छा, सबसे ज्यादा नुकसान होता है हार्बीवोर्स और प्लांट्स को कंपटीशन में, देन कार्निवोर। लिखा हुआ तब भी बोलो कार्निवोर।
सर हाँ जी, सर यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है सुपीरियर स्पीशीज से लेकर एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड तक, सेकंड लाइन से फिर सर इसमें सुपीरियर स्पीशीज को रिमूव करते हैं हम लोग। सिकोया सुपीरियर स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड होता है। एक कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये पूरा लाइन याद होना चाहिए। कॉर्नेल्स एलिगेंट साइंटिस्ट का नाम है। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle balanus dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle Cathamulus from this zone. Gauges competitive exclusion principle कहता है कि two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be the eliminated eventually. दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन कर रही हो सेम रिसोर्स के लिए, तो दोनों में से जो इंफीरियर वन रहेगा उसको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। आप लोग ये अपनी दुनिया में देखते हो, आप लोगों को तो सबसे ज्यादा यही देखना होता है क्योंकि आपके बीच में भी कंपटीशन चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि धीरे 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 लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं या कंपटीशन को लोग हटाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन से दोनों का नुकसान है। इसका एक एग्जांपल आता है कंपटीशन को मिनिमाइज करके एक साथ रहने का, रिसोर्स पार्टीशनिंग। If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times of feeding or different foraging pattern. एक साइंटिस्ट है मैक आर्थर, इन्होंने वार्बलर्स, एक सिंगिंग पक्षी है, बर्ड है वार्बलर, लिविंग ऑन द सेम ट्री, ये 5 अलग अलग स्पीसीज थी वार्बलर की और क्लोजली थे। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर एक ही जगह पर रहे तो आपको पता रह नहीं सकते, लेकिन इनमें कंपटीशन नहीं रहा। were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activity. एक ने बोला होगा चलो यार तुम पेड़ के ऊपर वाले पत्तियां खाओ या हम पेड़ के नीचे खाते हैं, तुम इंसेक्ट खा लेना, हम सीड खा लेंगे, तुम फ्रूट खा लोगे। ऐसे करके इन्होंने अपने आप को सरवाइव करा। पैरासिटिज्म प्लस और माइनस। पैरासिटिज्म क्या है बेटा, प्लस और माइनस। अब इसमें आपको याद रहना चाहिए कि पैरासाइट जो होगा उसको, जो होस्ट होगा उसके साथ साथ अगर मान लो होस्ट में कोई बदलाव हुआ तो क्या पैरासाइट में बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा। यस, अगर होस्ट में बदलाव हुआ तो पैरासाइट में भी बदलाव होगा, क्योंकि आपको पता है कि होस्ट के अकॉर्डिंग पैरासाइट को भी सरवाइव करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अगर होस्ट और पैरासाइट के बीच में ऑब्लिगेशन हो, मतलब कि रिलेशन इनका क्या हो, 100% हो, ऑब्लिगेटरी हो, तो जैसे जैसे होस्ट इवॉल्व करेगा, विकसित होगा, वैसे वैसे पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा। इसको क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन, राइट। और बताइए पैरासाइट जो इंडो पैरासाइट हैं उनमें पैरासाइट को क्या चाहिए, उसको तो बस चाहिए कि भैया हमें चुंगार के होस्ट के बॉडी में रहने की जगह मिल जाए। तो अकॉर्डिंग विद होस्ट लाइफस्टाइल पैरासाइट अपने आप को इवॉल्व करता है। तो पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ, ये पूरा भैया तुम्हारी एक एक लाइन क्वेश्चन है। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं रखेगा, तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हटा देगा। पैरासाइट की बॉडी से, होस्ट को पैरासाइट की बॉडी से चिपके रहना है, तो उसके बाद एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स टू क्लाइंग ऑन द होस्ट। मान लो हमारे इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट है तो उसको तो भाई डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो उसको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम
और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी दो दो होस्ट में पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो संख्या ज्यादा नहीं होगी तो सर्वाइव नहीं करेगा। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो पहला हो गया द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लाइंग ऑन द होस्ट, तीसरा हो गया लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। आपको पता होगा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है लीवर फ्लूक का, ठीक है। इसमें इसके दो होस्ट होते हैं, तो एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। प्राइमरी होस्ट वहां पर होता है जिसमें सेक्सुअल साइकिल पाई जाए या एडवांस हो, मतलब उन दोनों में सुपीरियर होना चाहिए। और सेकेंडरी होस्ट वह होता है इंटरमीडिएट, जिससे लाइफ के कुछ पार्ट गुजरे। तो जैसे लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका में, इसमें 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। इसमें एक प्राइमरी होस्ट मैन हो गया और इंटरमीडिएट होस्ट में आपके पाए जाते हैं स्नेल एंड फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द मलेरिया पैरासाइट, इसमें भी आपका पता होगा कि एक मॉस्किटो होती है और ह्यूमन, दोनों होस्ट हैं इसमें। लेकिन आपको पता है कि मॉस्किटो में ये आपका डिजीज कॉज नहीं करता। डिजीज किसमें कॉज करता है? ह्यूमंस में। तो मॉस्किटो किसकी तरह काम करती है? वेक्टर की तरह। और ह्यूमन इसके होस्ट की तरह काम करती है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता जाता है कि ह्यूमन और एनाफिलीज में कौन प्राइमरी होस्ट होता है, तो आप लिख सकते हो प्राइमरी होस्ट होगा। लेकिन कभी कभी कोई किताब मिलेगा तो वहां पे हो सकता है प्राइमरी होस्ट बताया जाए फीमेल एनाफिलीज। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल साइकिल जहां पाया जाता है उसको ज्यादातर प्राइमरी माना जाता है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन प्राइमरी होस्ट वही होगा जो क्या हो, एडवांस हो, सुपीरियर हो। सर गैमीट बताइए वो मस्कीटो में मिलेगा ना? कौन? सर गैमीट गैमीट ह्यूमन में मिलता है, यानी गैमॉन्ट स्टेज आपका ह्यूमंस में होता है। और लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल एनाफिलीज में। इसलिए सर आपको ह्यूमन पता होगा जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा वही क्या माना जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पे माना जाएगा। सर तो ह्यूमंस ह्यूमंस में में एसेक्सुअल होता है और आपका जो फीमेल एनाफिलीज होती है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हेड लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग। Many marine fish are infested with ectoparasite copepods. कसकटा आपको पता होगा हेज प्लांट पे पाया जाता है। कसकटा में आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और लीफ नहीं पाया जाता है कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में। यानी कसकटा कैसा हो गया? 100% पैरासिटिक प्लांट हो गया, डू नॉट फोटोसिंथाइज। यानी कि कसकटा में फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता क्योंकि ये क्लोरोफिल और अपनी लीफ को लॉस कर देता है। जबकि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट सिर्फ नाइट्रोजन लेते हैं इंसेक्ट से, जबकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कहा गया कि तुम्हारे बॉडी में जो खून चूसने वाली मच्छर है, मच्छरनी है, फीमेल मॉस्किटो है कि मेल मॉस्किटो है? फीमेल। यस, फीमेल मॉस्किटो। इसको पैरासाइट कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पैरासाइट का होस्ट के साथ एक रिलेशन दिखना चाहिए। ये तो चोरनी है, खून चूसी भाग गई, तो होस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो हेड लाइस है, हेड लाइस आपका पैरासाइट की तरह काम करेगा क्योंकि आपको पता है इसका आपके बॉडी से क्लोज एसोसिएशन है। इंडो पैरासाइट में आपको फैसियोला हिपैटिका ही आ जाएगा, एस्कैरिस हो जाएंगे। ये सब कैसे होंगे? इंडो पैरासाइट। और याद रखिएगा जो इंडो पैरासाइट होता है उसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। ब्रूड पैरासिटिस, ऐसे हमने आपको कई बार बताया है। तो ब्रूड पैरासिटिस में क्या होगा कि नरिशमेंट के लिए धोखा दिया गया है।
तो याद कर लेना, जो लोग थोड़ा सा मीठे बोलते हैं वो खतरनाक होते हैं। कोयल बर्ड आपको पता होगा कितना अच्छा कोकिला बोलते हैं, गाना गाने वाली। और कौवा सर्कस होता है, लेकिन क्रो के अंडे में नेक्स्ट में कोयल क्या कर देती है, अपने एग को रख देती है, और क्रो बेचारा समझता है कि मेरे अंडे हैं, उसकी क्या करता है, इंक्यूबेशन करता है, उससे बच्चे पैदा करता है। मतलब कहने का मतलब कोयल चालाक निकली, मेहनत किससे करवा दिया, क्रो से, मीठा मीठा गाना गा के। दैट इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। अब मान लो कुछ समय बाद क्रो को पता चला कोयलिया बहुत चालाक है, गाना गा के बेवकूफ बना देती है। क्रो ने अपने अंडे को बदल दिया, उसका थोड़ा सा साइज या स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया। कोयलिया भी चालाक है, ये भी अपने अंडे को बदल देगी उसके अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये क्या हो गया, को इवोल्यूशन। क्या हो गया बेटा, को इवोल्यूशन। कमेंसलिज्म का आपको एग्जांपल सारे याद होने चाहिए। प्लस एन जीरो होता है, जैसे पहला एग्जांपल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। तो ऑर्किड को तो फायदा हुआ, मैंगो का ना फायदा ना नुकसान। बार्निकल ऑन अ बैक ऑफ वेल, ठीक है। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, देखे होंगे आप लोग, जब कभी कभी कोई पशु वगैरह घास के बड़े बड़े, जो घास के बड़े बड़े तिनके हो जाते हैं, तो उसमें जब घास में चरते हैं तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर देखो पक्षी बैठी रहती है, और जब एनिमल वहां पे चलते हैं तो उनके पैर से क्या होता है, घास ले डाउन हो जाता है, दब जाती है, तो इंसेक्ट विजिबल हो जाते हैं, जिसको क्या करते हैं वो कैटल एग्रेट ईट कर लेता है। उसमें ना तो आपको पता होगा कैटल को कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई नुकसान है। तो 3 एग्जाम्पल तो यही हो गया। चौथा हो गया आपका सी एनमोन एंड क्लाउन फिश। ये बेटा आपका कमेंसलिज्म है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सी एनिमोन का जो स्टिंगिंग, सी एनिमोन का दूसरा नाम याद रख लीजिएगा, एडेम्सिया। डांसिया। सिलेंट्रेटा का मेंबर है। इसके टेंटिकल से क्लोन फिश को फायदा मिल जाता है प्रेडेटर से, लेकिन क्लोन फिश से एडेम्सिया कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई नुकसान, तो कमेंसलिज्म हो जाएगा। जबकि सी एनिमोन यानी एडेम्सिया प्लस हर्मिट क्रैब, एडेम्सिया प्लस हर्मिट क्रैब के बीच का जो एसोसिएशन होता है बेटा, वो होता है प्रोटो कोऑपरेशन या म्यूचुअलिज्म। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे जब हर्मिट क्रैब के एडेम्सिया और हर्मिट क्रैब का एसोसिएशन होता है, तो हर्मिट क्रैब को अपने प्रेडेटर से फायदा मिल जाता है, और सी एनिमोन को एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में हेल्प हो जाती है। इसलिए बेटा क्या हो गया, इन दोनों में प्रोटो कोऑपरेशन है, और ये कुछ समय के लिए साथ आएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेटरी होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब कि ये हमेशा साथ रहेंगे, जबकि प्रोटो कोऑपरेशन में समय आया तो साथ हो गए, नहीं तो अलग हो गए। दोनों में से अगर दोनों दिया हो तो इसको प्रेफर करिएगा, नहीं दिया है तो जो दिया उसको चूज करिए। म्यूचुअलिज्म में लाइकेन, एल्गी और फंजाई, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती थी, फंजाई शेल्टर देता था एल्गी को, और दोनों साथ साथ अपना जीवन यापन करते थे। माइकोराइजा, पाइनस में पता होगा, रूट्स ऑफ फायर प्लांट। लेकिन कुछ चीटर भी होते हैं, ये पॉइंट याद करिएगा। अच्छा देखो, ऑर्किड एंड बीज, ऑर्किड बीज एंड बम्बल बीज, ऑर्किड बीज एंड बम्बल बीज, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है म्यूचुअलिस्टिक है या सिम्बायोटिक है। देखो 3 वर्ड आता है, प्रोटो कोऑपरेशन, सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिस्टिक। लेकिन बेटा आपका ऑर्किड ऑफ्रिस जो होता है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस और बी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो सेक्सुअल डिसीट है, धोखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है
इस केस में जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफरिस है वो अपने पेटल को फीमेल बी के जैसे बना लेता है। तो मेल बी समझता है कि ये फीमेल बी है, उसको जाता है तो स्यूडो कॉपुलेट होता है, पॉलिनेशन करा लेता है। इसमें मेल बी को तो कोई फायदा नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेक्सुअल डिसीट का केस है, ये आपका म्यूचुअलिज्म का केस नहीं रहा। जो म्यूचुअलिज्म का होता है तो दोनों को फायदा होता है, धोखा नाम नहीं आता, तो याद रखिएगा। अब कहा गया समय के साथ मान लो फीमेल बी बदल गई तो क्या हो जाएगा, तो ऑर्किड क्या करेगा, अपने पेटल को कैसा दिखा लेगा, फीमेल के बी के जैसे बदल के बना लेगा। तो को इवोल्यूशन यहाँ पे दिया। तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा कि ऑर्किड प्लस बीज का रिलेशनशिप कैसा है, तो म्यूचुअलिस्टिक है। लेकिन ऑर्किड मेडिटेरेनियन ऑफरिस का और बी का रिलेशनशिप कैसा है, सेक्सुअल डिसीट। तो जैसे जैसे फीमेल का कलर और पैटर्न चेंज होगा फीमेल बीज का, वैसे वैसे फ्लावर अपना पेटल भी चेंज कर लेगा। मेल बी से नहीं मतलब है, मेल बी से मतलब नहीं होगा, देख लेना फीमेल बी होता है, फीमेल बी के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है, मेल बी के अकॉर्डिंग थोड़ी बदलेगा। मेल बी से मतलब नहीं, फीमेल बी समझ के जाता है मेल बी। तो को इवॉल्व्स यहाँ पे भी आएगा, मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी। यक्का एंड मॉथ भी एग्जांपल हो गया आपका किसका, म्यूचुअलिज्म। प्रोटो कोऑपरेशन मतलब बेटा दोनों प्लस प्लस ही होंगे, यानी एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे, पर फॉर टाइम बिंग, समय के साथ। मतलब जैसे तुम दो दोस्त थे, तुमने कहा कि यार हम दोनों पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आओ हम दोनों मिलके, तुम सुबह खाना हमारा बना देना, हम तुम्हारा बना देंगे, और पढ़ाई में समय मिल जाएगा, दोनों साथ साथ आए, एक दूसरे को फायदा करके सिलेक्शन ले लिए, फिर दोनों अलग हो गए। इसे कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। दोनों एक दूसरे के हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। बोलिए क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन करते हैं। सर एक लाइन है कंपटीशन वाले में, कौन सी लाइन? सर कंपटीशन में, यस सर कल, और हाँ सर और ऊपर कंक्लूसिव करके है, यस सर यस सर। कौन सी लाइन? When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate. But the evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. इसका क्या मतलब है सर? When resources are limited, अब resources limited होगा मतलब रिसोर्स कम है, जो सुपीरियर होगा वो क्या करेगा, इंफीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। लेकिन नेचर में हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। नेचर में ये देखा गया है कि जो सुपीरियर होगा वो क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ा लेगा, लेकिन जो इंफीरियर वाला होगा उसकी संख्या कम तो हो जाएगी लेकिन एकदम खत्म नहीं होता, ठीक है ना। तो सच कंपेटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। जैसा तुम सोचते हो, कंक्लूसिव मतलब निष्कर्ष, हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। Yes sir. आज फायका नहीं आई? सबसे ज्यादा इस चैप्टर को हमको याद कराने में उसी का हाथ था कि ये छूटा हुआ आज खुद ही भाग गई। चलो कोई बात, चलिए क्वेश्चन करिए कुछ।
ये फाइल हम आप लोग को भेज दें, व्हाट्सएप पे कर देते हैं आपको, Yes, ताकि आप sir. लोग सॉल्व करिए, फिर आंसर हम लोग करते हैं, ठीक है? Yes, sir. नहीं तो बार बार, क्योंकि एक पेज पे एक है तो बार बार बोलोगे पलटो पलटो, तो हम भेज दे रहे हैं ताकि आप डाउनलोड कर लो, PDF फाइल है। सारे बच्चे SRB ऑनलाइन के हैं कि रैंकर के भी हैं? Rankers के भी हैं sir. रैंकर भी हैं। गया दोनों को। हमको जवाब मत दो, सॉल्व कर लो खुद, सॉल्व करिए आप लोग, फिर बोलिए डन, तो फिर डन, जो पूछना होगा फिर पूछेंगे, तब तक सॉल्व करिए फटाक से। सबको फाइल मिल गई? तो रैंकर्स पे नहीं आई अभी तक। आंसर का सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हें देंगे हम। नहीं, हम बोले सर रैंकर्स पे नहीं आई अभी तक फाइल। रैंकर्स में नहीं आई है? नो सर। SRB ने तो भेज दिया यार। रैंकर कहाँ गया बेचारा? सर 2 PDF है क्या? हाँ सर 2 PDF है? हाँ 2 है, रैंकर में भी देखो पहुंच गई है।
सॉल्व हुआ? ऐसा करते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो फिर आंसर हम एक का भेज देंगे, फिर एक का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?